दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये पेपर यूपीआरवीएनएल का है, टेक्नीशियन सेकंड का TG2 का है और इंस्ट्रूमेंट का पेपर है ये। दोस्तों अभी रिसेंटली 5 अप्रैल 2021 को एग्ज़ाम हुआ था। सेकंड शिफ्ट का दोस्तों ये पेपर है। 2:30 बजे से 5:30 बजे तक जो पेपर हुआ था उस शिफ्ट का पेपर है। दोस्तों इंस्ट्रूमेंटेशन में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड से भी रिलेटेड होते हैं। तो आज की इस वीडियो में अपने इलेक्ट्रिशियन वाले क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। जो इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल के जो क्वेश्चन है दोस्तों उनको अपन स्किप कर देंगे। इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर और जनरल साइंस के जो इसमें क्वेश्चन है उन्हीं सब पर हम चर्चा करेंगे। साथियों वैसे तो इसमें 150 क्वेश्चन है, लेकिन हम जो है वो 60 से 70 क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड से है। बाकी मैकेनिकल के है तो मैकेनिकल में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लास्ट तक ज़रूर देखना। और जैसा कि आप सभी जानते हैं ये ऑफिशियल आंसर की है, इसलिए इसमें आंसर साथ में दे रखे हैं। तो हम क्या है कि डिटेल से कारण सहित सभी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखना वीडियो को। एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने दोस्तों को भी आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें। देखो भाई, सवाल नंबर 1 आज का है आपकी स्क्रीन पर, और ये है फाइल से संबंधित यानी रेती से संबंधित क्वेश्चन है। और ये कहता है कि जो एक स्मूथ फाइल होती है जिसकी लेंथ 150 mm है उसका ग्रेड कैसा होना चाहिए। दोस्तों फाइल को उसकी कैटेगरी के अनुसार बांटा जाता है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन का आंसर है, इसका याद रखना 24 होता है। यानी 150 mm की जो स्मूथ फाइल होती है उसकी ग्रेड 24 ग्रेड कहलाती है, 24 ग्रेड कहलाती है। सेकंड सवाल आपके सामने है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। दिल्ली मेट्रो में भी आया था, यूपीपीसीएल में भी आया है, यूपीआरवीएनएल में भी आ गया। यानी बहुत कुछ बताएगा ये क्वेश्चन अपने को। साधारण सा क्वेश्चन है दोस्तों। सवाल है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो 750 वाट का है और 250 वोल्ट का है। 90 मिनट के लिए इसको उपयोग किया, बताइए खपत ऊर्जा कितनी है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि एनर्जी कंजप्शन जो है वो kWh में कैलकुलेट होता है, जिसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, वाट इंटू घंटे बटे 1000। राइट, बड़ा सिंपल सा दे रखा है। देखो 750 वाट दिया हुआ है, घंटे टाइम जो है ना वो मिनट में दिया था भाई। 90 मिनट दिया हुआ था, घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे 1.5 आएगा। वैसे भी रखना चाहो तो 90/60 कर देना, बात एक ही है। और इसमें 1000 का भाग दे देना, अपना आंसर आएगा 1.125 kWh आएगा। यानी सी ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही रहेगा, ये सही उत्तर है। आगे जो दोस्तों सवाल है जिसकी अपन चर्चा करेंगे वो नंबर 4 क्वेश्चन है। ये बड़ा न्यूमेरिकल है, फिर भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको तरीका आता है तो संभावनाएं थी आप क्वेश्चन कर सकते हो। दोस्तों सवाल दिया कि एक कॉइल जिसमें 5 ओम का रेजिस्टेंस है कैपेसिटर के साथ सीरीज में जुड़ी हुई है, यानी एक तरह से RLC सीरीज सर्किट था। 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर यह सर्किट रेजोनेंट हो जाता है। इंडक्टेंस की गणना करनी थी। देखो दोस्तों इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है ना XL, ये 2πfL के इक्वल होता है। हमें इंडक्टेंस कैलकुलेट करना था, मीन्स हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान चाहिए। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, 2 और पाई का मान हम जानते हैं, हमें चाहिए इंडक्टिव रिएक्टेंस। लेकिन दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इस परिपथ में इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान उतना ही है जितना कैपेसिटिव रिएक्टेंस का है। कैसे? रेजोनेंट सर्किट है, दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर। इसका मतलब हमें XC पहले ज्ञात करना है 1/2πfC से। जितना भी आएगा वो हमारा XL होगा। फिर अपन XL की वैल्यू रखेंगे और इंडक्टेंस कैलकुलेट कर देंगे। देखो 1/2πf और C का मान 50 माइक्रोफेरेड दिया हुआ है। माइक्रोफेरेड जब अपन करेंगे कैलकुलेशन तो 10⁶ जो है वो ऊपर हो जाएगी। ये आपके सामने कैलकुलेशन निकल कर आएगी। इस कैलकुलेशन को आप करना, और ये आपका जो मान है वो जो फ्रीक्वेंसी का मान जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है वो 100 हर्ट्ज है, सॉरी। तो कैलकुलेशन के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, 1/2π, F का मान है 100 और C की वैल्यू है 50 माइक्रोफेरेड। माइक्रो करेंगे तो ये आपका कैलकुलेशन यहाँ जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो लगभग आपका ये 31 यानी 31.84 ओम के आसपास आएगा।
और इस कैलकुलेशन को जब आप XL यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस के सामने रखेंगे तो 2 पाई FL की वैल्यूएशन रखेंगे। देखिए 2 × पाई का मान 3.14 और फ्रिक्वेंसी है 100 हर्ट्ज। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 628। XL का मान आया था 31.84। 31.84 में 628 का भाग देना है, आपका आंसर आएगा 0.0507। तो इसको जब कैलकुलेट करके मिलान करोगे तो 50 मिली हेनरी के लगभग उत्तर हो जाएगा। यानी सिंपल सवाल है, पहले XC निकाल दो, वही XL होगा, और फिर 2 पाई F का भाग दे देंगे तो इंडक्टेंस आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी थी, इस तरह की कैलकुलेशन वैसे नहीं देनी चाहिए थी। आगे देखो दोस्तों, सवाल दिया, ये कंप्यूटर पर आधारित है कि CD और DVD में जब हम सोर्स मटेरियल रिकॉर्ड करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दो चीज़ें होती है दोस्तों, जब CD या DVD पर डेटा लिखा जाता है तो उसको तो बोलते हैं बर्निंग प्रक्रिया, CD बर्निंग कहलाता है। लेकिन जब स्टार्टिंग में हम CD के लिए सोर्स रिकॉर्ड करते हैं ना, जो रोम में रहते हैं, उसको CD राइट करना बोलते हैं। ऑप्शन आता है ना CD रीड एंड राइट का, तो वो CD राइट करना कहलाता है। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की ओर चलेंगे। 7वां सवाल कह रहा है कि चित्र में दिखाया गया चेतावनी चिन्ह कौन सा है। देखो त्रिभुजाकार आकृति है, चेतावनी चिन्ह तो है, इसने भी बता दिया, कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है। जब इस तरह का दिया हुआ हो तो इलेक्ट्रिक शॉक का यहाँ पर रिस्क रहता है। शॉर्ट में पढ़ेंगे तो रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, इसका अपन आंसर करेंगे। आगे देखिए, 50 हर्ट्ज सप्लाई फ्रिक्वेंसी है, 1.4 एम्पियर की धारा एक सर्किट लेता है जिसमें इंडक्टेंस है 4 हेनरी का। रिएक्टिव पावर की गणना करनी है। धारा दे रखी है और आपको इंडक्टेंस दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको जब रिएक्टिव पावर कैलकुलेट करनी है तो I²R जो फॉर्मूला होता है ना, उसी के जैसा अपनाना है और I² × XL कर देना। फ़र्क इतना सा है, I² × XL। अब ध्यान से देखो, इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं दिया तो 2 पाई FL करके सबसे पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल देंगे। 2 × 3.14 × 50 × 4, राइट। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस आ जाएगा। धारा का मान कितना है 1.4, यानी 1.4 × 1.4 × XL, वो जो भी वैल्यू आएगी आप मिलान कर लेना। तो ये आपका जो आंसर आएगा ये 2460 से ऊपर आएगा VAR में। देखो दोस्तों, इसमें B और D तो ऑप्शन वैसे ही नहीं होगा क्योंकि किलोवाट और kWh दे रखा है, तो नो डाउट उसमें तो अपन को जाना ही नहीं है। ऑप्शन या तो VAR होगा या kVAR होगा, ठीक है। तो 2460 VAR आ रहा है, तो kVAR में कन्वर्ट करेंगे तो 1.46 kVAR हो जाएगा। मिलान कर लेना, उत्तर बिल्कुल साधारण सा सवाल है, हो जाएगा आपका। हेक्सा ब्लेड किसकी बनी होती है ये पूछा था, तो हेक्सा ब्लेड जो है वो निम्न कार्बन स्टील की होती है, एलॉय स्टील की होती है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। 11वां सवाल कहता है कि ह्यूमिडिटी नापने के लिए, आर्द्रता नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो बहुत साधारण सा है ना, हाइग्रोमीटर होता है नमी और आर्द्रता नापने के लिए। हाइड्रोमीटर जो होता है ये आपेक्षिक घनत्व नापने के काम आता है, ठीक है। और सवाल 12वां, ये भी बड़ा अच्छा है। ये कहता है कि जब लोड में टेम्परेरी वेरिएशन आता है तो पैरामीटर जो है वो चेंज होते हैं, और जैसे ही लोड वापस कांस्टेंट होता है तो पैरामीटर अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। इस क्षणिक उतार चढ़ाव को क्या बोलते हैं, तो इनको अपन ट्रांजिएंट बोलते हैं दोस्तों। अच्छा सवाल है, सर्ज इफेक्ट के कारण जो आता है उसको ट्रांजिएंट बोलते हैं, यानी उतार चढ़ाव आना, ठीक है। उसके बाद कुछ अलग क्वेश्चन है दोस्तों जिनको अपन नहीं देख पाएंगे, 15वें सवाल पर चर्चा करेंगे। सिर्फ मैं इलेक्ट्रिकल, जनरल साइंस और कंप्यूटर के जो इसमें क्वेश्चन है वही करवाऊंगा दोस्तों। पूरा पेपर मैं PDF टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको ले लेना और अपना जो भी है वो पूरे क्वेश्चन पढ़ सकते हो। अपन इसमें उन्हीं की डिटेल से बात करेंगे। आगे देखो, नींबू और ऑरेंज जो है उसके जूस का pH वैल्यू पूछा था दोस्तों। तो ये क्षारीय होते हैं और क्षारीय जो मान है वो कितना होता है, शायद 7 से कम होता है। अब 7 से कम के दो ऑप्शन है, 2 से 6 और 2 से 3, तो लगभग 2 से 3 होता है। वैसे ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है तो आप इसको अच्छे से याद रखना, मुझे पूरी तरह से ध्यान नहीं है। अगला सवाल, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक LVDT नाम का जो है ना रजिस्टर के जैसा होता है भाई, पोटेंशियोमीटर का अल्टरनेट होता है ये। सवाल पूछा है कि निम्न में से कौन सी डिवाइस ऐसी है जो स्मॉल डिस्टेंस यानी कम दूरी नापने के लिए
पोटेंशियोमीटर की जगह पर यूज करते हैं तो LVDT बोलते हैं। इसका पूरा नाम है लीनियर वेलोसिटी डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। लीनियर वेलोसिटी डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं इसको, ये इसका पूरा नाम यहाँ पर रहेगा। आगे देखिए दोस्तों, 18वें सवाल पर बात कर लेते हैं कि जो PLC के जो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है ना, ये ऑटोमेशन सिस्टम बोलते हैं, अपने प्रसारण में सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। तो उसमें कौन सा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अप्लाई करते हैं, तो वो करते हैं IEC, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी कोड। ठीक है, IEC इंडियन इलेक्ट्रिसिटी कोड इसमें अप्लाई करते हैं। 20वां सवाल पर बात करेंगे। 20वां सवाल बड़ा सिंपल सा है कि कैपेसिटर 25 वोल्ट तक चार्ज किया गया, 0.5 कूलाम आवेश है, धारिता बताइए। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V होगा। कूलाम दिया हुआ है 0.5, वोल्टेज दिया हुआ है 25 वोल्ट। बड़ा सिंपल सा है, जब कैलकुलेशन करोगे तो उत्तर आएगा 0.02 फैराड। आगे दोस्तों सवाल पूछा कि जो एंगुलर मेजरमेंट होता है, एंगुलर यानी कोणीय मेजरमेंट, तो एक जो कंप्लीट सर्किल होता है उसको कितने भागों में बांटते हैं। देखो भाई, इस पूरा जो चक्कर होता है ना, ये 360 डिग्री का होता है। हम हर प्रत्येक क्षण की जो होती है उसकी वैल्यू को डिग्री के रूप में लेते हैं और 360 बराबर भागों में बांटते हैं। साधारण सी बात है, 360 डिग्री के रूप में अपन इसको डिवाइड कर देते हैं। आगे देखिए दोस्तों, सवाल पूछा कि चित्र में आपको कौन सी फाइल दिखाई है। देखो भाई, दोनों साइड एंगल दिखा रखे हैं। इस तरफ 51 डिग्री का कोण है, इस तरफ 70 डिग्री का कोण है। सिंपल बात है, डबल कट फाइल हो गई। रेती का प्रकार है जो डबल कटेगी, यानी आगे और पीछे दोनों तरफ मूवमेंट लेते समय इसमें कटिंग होती है। आगे सवाल दिखाया, डायग्राम दिखाया और सवाल पूछा कि भार उठाने की इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। भार उठाने की जो प्रोसेस है ना, देखो ये जो है इसको सीलिंग बोलते हैं। हालांकि ये तो स्लिंग लिखते हैं, वैसे सीलिंग बोलते हैं हम इसको। और ये जो है ये ऊपर उठाने के लिए होती है तो इसको विंच बोलते हैं, क्रेन बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये क्रेन और स्लिंग कहलाती है। हेवी वज़न उठाने के लिए होती है। बहुत सिंपल और कारगर विधि है दोस्तों, सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। और एक ये डॉट पंच वाला है, तो ये मैं आपको याद ही करवा देता हूँ कि डॉट पंच का उपयोग हम कब करते हैं। तो डॉट पंच का उपयोग तब करते हैं जब हमें 60 डिग्री पर मार्किंग करनी हो। सेंटर पंच का उपयोग तब करते हैं जब 90 डिग्री पर मार्किंग करनी हो। 30 डिग्री पर मार्किंग करनी हो तो प्रिक पंच का उपयोग करते हैं। ये पंचिंग के 3 प्रकार होते हैं। प्रिक पंच 30 डिग्री का, सेंटर पंच 90 डिग्री का और डॉट पंच जो है वो 60 डिग्री पर मार्किंग के लिए काम में लेते हैं। एम्पियर टर्न प्रति वेबर इकाई पूछी, प्रतिष्ठम की इकाई होती है। बहुत साधारण है दोस्तों क्वेश्चन, हम सभी जानते हैं अच्छे से। रिलक्टेंस की यूनिट है, प्रतिष्ठम की इकाई है एम्पियर टर्न प्रति वेबर। यदि बात करें फ्लक्स घनत्व की, वेबर प्रति वर्ग मीटर और टेस्ला। MMF की बात की जाए तो एम्पियर टर्न इकाई है या गिलबर्ट इसकी यूनिट होती है। परमेबिलिटी म्यू से दर्शाते हैं, साधारणतः कोई इकाई होती नहीं है। आगे फाइल का प्रकार पूछा। देखो फाइल का फेस है ना जो हमें दिखा दिया, वर्गाकार है। फ्रंट साइड से जो इसको अपन प्लान बोलते हैं ना, एलिवेशन बोलते हैं, फ्रंट साइड वो हमें दिखा दिया। वो वर्गाकार आकृति का है तो स्क्वायर फाइल हो गई, वर्गाकार आकृति की फाइल है। बहुत साधारण सा क्वेश्चन दे दिया भाई। आगे सवाल पूछा है कि A क्लास की जो फायर होती है उसमें कौन सा मटेरियल है। तो लकड़ी, कपड़ा, कागज़ इसमें आते हैं, है कि नहीं। फ्लेमेबल लिक्विड जो है वो B में आएगा, गैसेज जो है C में आएगी, मेटल जो है वो D में आते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले कुछ जगह C पर डाल रखे हैं, कुछ जगह E में देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, ये भी अच्छा है भाई। धातु की सीट जब भी आपको मोड़नी हो ना तो हैमरिंग के लिए अपन मेलेट का उपयोग करते हैं। ये लकड़ी का हथौड़ा होता है विशेष प्रकार का। वैसे हथौड़ा लोहे वाले को बोलते हैं और मेलेट जो है शब्द ही लकड़ी का ही होता है, ठीक है। मेलेट शब्द जो है ये बिल्कुल लकड़ी का बना हुआ ही है और इसको अपन काम में लेते हैं। आगे देखिए दोस्तों, सवाल पूछा कि व्युत्पन्न इकाई कौन सी है। व्युत्पन्न इकाई का मतलब होता है जो बेसिक यूनिटें नहीं है। बेसिक यूनिट होती है हमारे या फंडामेंटल या मौलिक इकाई हम बोलते हैं जिसको, वो 3 है। चाहे जैसे MKS ले लो अपन, तो M का मतलब है यहाँ पर यानी मीटर में जैसे लंबाई के लिए लेते हैं अपन, और किलोग्राम जैसे है तो ये द्रव्यमान का होता है, और S समय जो है सेकंड, ये समय की है। यानी 3 मौलिक इकाइयाँ कौन सी है, तो लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये फंडामेंटल यूनिट है। बाकी सभी व्युत्पन्न इकाइयाँ हैं। तो आयतन जो है वो व्युत्पन्न मात्रक या इकाई हो जाएगा। आगे देखिए सवाल पूछा कि बाइनरी जो संख्या है उसका रिजल्ट 0, 1 × 1 1 1 का परिणाम कितना होगा। देखो दोस्तों,
01 जो है वो 1 का होता है और 111 जो है वो 7 का होता है। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 7 ही आएगा। तो 7 का रिजल्ट कितना आएगा, 111। और 4 बिट में उत्तर देना है तो 0 और लगा देंगे अपनी तरफ से, यानी 0111। डी उत्तर अपना यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। साधारण सा है, बहुत सिंपल सा है। हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर पूछा है तो 1.21 और फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर का 0.48 होता है, हम सभी जानते हैं। आगे सवाल पूछा है कि ज़मीन पर हमें भारी वजन अगर खींचना है तो कैसे खींचेंगे। गिरनी डालते हैं भाई, पुली भी बोल सकते हैं, वैसे इसको विंच बोलते हैं। गिरनी डालेंगे तो कोई भी चीज़ है वो उसके साथ रोटेट होने लग जाएगी और ईजिली अपन खींच सकते हैं। एक ये है, अलग से इसको ध्यान रखना। धातु पर जब आप छेनी चलाते हो तो किस प्रकार का हैमर लेते हैं भाई, बाल पिन हैमर लेते हैं काम में। और साधारण सा क्वेश्चन है, याद रखना। डीवीडी की कैपेसिटी पूछी दोस्तों, पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। 4.7 GB तक एक डीवीडी जो है वो डेटा स्टोर कर सकती है। साधारण क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना। आगे देखो सवाल पूछा, अदिश राशि कौन सी है जिसमें कोई दिशा नहीं होती। तो आयतन है, भार, वेग और बल, इनमें हमेशा दिशा होती है। यानी अदिश राशि का मतलब है जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं होती है। और नेक्स्ट हमारा सवाल है 41 नंबर। ये सवाल पूछा है कि जिंदर डायोड का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। तो वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में हम सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं, आप सभी जानते होंगे क्योंकि ईजी सा क्वेश्चन है। सवाल कहते हैं कि एक लॉजिक गेट है जिसको हमने इनपुट x दिया तो आउटपुट में हमें इन्वर्टेड मिला। इन्वर्टेड मतलब x की बार, यानी उसने उल्टा आउटपुट दिया, तो उस गेट का नाम है नोट गेट। ये हमेशा इनपुट का उल्टा देता है। बाइनरी का रेडिक्स यानी मूल अंक पूछा, आधार पूछा तो 2 होता है। डेसिमल का 10, ऑक्टल का 8, हेक्साडेसिमल का 16 होता है। साधारण सा क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे 46वें क्वेश्चन पर। हेलोन टाइप का जो अग्निशामक है उसमें क्या मिलाते हैं। तो CTC होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड उसमें मिला हुआ रहता है। और वैद्युतिक ऊर्जा की इकाई पूछी है तो वाट घंटे होती है। और पूरा ऑप्शन अगर दिया होता तो किलो वाट घंटे कर देते, उत्तर आ जाता। ये देखो UPPCL में भी क्वेश्चन था कि 1000 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी 20 मिली हेनरी है, बताइए कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा। तो XL बराबर 2πfL करना है, मान पूरा दिया हुआ है। 2 × 3.14 इंटू फ्रिक्वेंसी देखो कितनी है, 1000 किलो हर्ट्ज, 10 की पावर 3, और वो है 20 मिली हेनरी, 10 की पावर -3। तो -3 से प्लस की 3 कट जाएगी, कैलकुलेशन करना, उत्तर आएगा 125.6 किलो ओम। साधारण सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है, याद जरूर आपको रखना चाहिए। 10 ओम का प्रतिरोध, 0.05 हेनरी का इंडक्टेंस है, कॉइल जिसमें 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC से जुड़ा है। पावर फैक्टर पूछा भाई, R/Z करना होगा। Z ज्ञात करने के लिए R² + XL की स्क्वायर करना होगा। XL दिया नहीं। सबसे पहले आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस ही याद करना है। देखो इस पेपर में तो इंडक्टिव रिएक्टेंस के कितने सवाल आए भाई, कितनी बार आपको XL का फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा है, आप ध्यान से समझिएगा इसको। देखो जब आप इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालेंगे तो मेरे हिसाब से लगभग आपका आएगा, निकाल देना, 15.93 के आसपास आ रहे हैं। यानी 15 की स्क्वायर करना और 10 की स्क्वायर करना, दोनों को जोड़ करके अंडर निकालना, तो आपका Z आ जाएगा। लगभग Z आएगा 18 पॉइंट समथिंग भाई, ठीक है। R/Z करना है तो 10 में लगभग 19 का भाग देना, उत्तर आएगा 0.537। लेकिन वैसे भी देखो इस क्वेश्चन में तो आपको कहीं कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। कैसे, मैं बताता हूँ। पावर फैक्टर का मान इकाई से अधिक कभी नहीं होता है, B उत्तर हो नहीं सकता। RL सर्किट है, पावर फैक्टर 0 हो नहीं सकता, पावर फैक्टर इकाई हो नहीं सकता। फिर बचा क्या, एक ही तो ऑप्शन बचा, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा अगर आपको समय रहते पेपर में याद आ जाता है तो आप पेपर में समय की बचत कर सकते थे। बेंच वाइज किसकी बनी होती है पूछा था, कास्ट स्टील की बनी होती है। ज़्यादा कुछ नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है। डेसिमल 1 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 1 से ही लिखते हैं, लेकिन बाइनरी में कम से कम 4 बिट के साथ लिखते हैं, इसलिए 0001 के साथ इसको अपन लिख देंगे। 10 किलो ओम और 1 वाट है प्रतिरोधक की अधिकतम वोल्टेज पूछी है भाई। देखो V बराबर क्या होगा, P × R का अंडर निकालना है। तो पावर है 1 वाट और 10,000, ठीक है, 10 किलो ओम है ना, 10,000 का अंडर निकालेंगे तो 100 वोल्ट उत्तर आ जाएगा। यानी 100 वोल्ट के लिए इसको रेटेड करेंगे। परिपथ में ओपन सर्किट का कारण कौन नहीं है, सर्किट में दोष अगर है तो ओपन सर्किट नहीं हो सकता।
जला हुआ प्रतिरोधक है तो ओपन सर्किट, जला हुआ फ्यूज है तो ओपन सर्किट, कॉन्टैक्ट प्रॉपर नहीं बने तो ओपन सर्किट। सर्किट में यदि दोष है तो उसमें क्या है, शॉर्ट सर्किट भी तो हो सकता है। और अगला हमारा सवाल है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे जिस पर, वो है 56 नंबर क्वेश्चन। वो कह रहा है कि निम्न में से प्रतिरोधक का प्रकार कौन सा है। वायर बाउंड, कार्बन फिल्म और मेटल फिल्म, ये तीनों प्रतिरोधक के प्रकार है। थर्मिस्टर कोई प्रतिरोधक नहीं, एक एनटीसी को संकेत करने का मात्र जरिया होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है ना, वो थर्मिस्टर कहलाता है। आगे यदि सवाल पर बात करें तो ये है कि थायरिस्टर निम्न में से कौन सा है। तो थायरिस्टर का जो एग्जाम्पल है वो है एससीआर और ट्राइक, बाकी सभी ट्रांजिस्टर के प्रकार है। तो ट्राइक जो है ये एक विशेष प्रकार का थायरिस्टर ही कहलाता है। आगे देखिए, कहता है कि परिपथ में एक्यूरेसी के साथ टेम्परेचर मेजरमेंट वाले जो इक्विपमेंट होते हैं उनमें हम ऑन ऑफ के रूप में किसको उपयोग कर सकते हैं। तो द्विधातु की एक पत्ती होती है, जैसे थर्मोस्टेट हो गया, बायोमेट्रिक स्ट्रिप तो होती है इसमें, तो ये परिपथ को क्या करता है, ऑटोमेटिक ही ऑन ऑफ करवा देता है। आगे देखिए, प्रकाश तीव्रता की इकाई पूछी है। तो प्रकाश तीव्रता की इकाई जो है वो कैंडला होती है, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का पूछा है, बाकी सारी सिंपल सी इकाइयाँ हैं, आप जानते हो सभी, आसानी से इसको कर पाओगे। देखिए सवाल नंबर 62, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। किसी तरल में जो बहाव होता है उसके प्रतिरोध को हम विस्कोसिटी बोलते हैं, हिंदी में उसको संयंता बोलते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि ट्रांसफार्मर ऑयल की विस्कोसिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, न्यूनतम, ताकि उसका बहाव जो है वो प्रॉपर मिल सके। सवाल नंबर 66, पैसिव फिल्टर में किसका उपयोग नहीं करते। फिल्टर दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव और पैसिव। पैसिव में इंडक्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर यानी RLC होते हैं, जबकि एक्टिव जो है उसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर, डायोड, ट्रांजिस्टर ये होते हैं। तो पैसिव में डायोड का कोई काम नहीं है। जंक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा कितना होता है, तो 0 होता है। और ऐसा हम नहीं कहते, किसने कहा था, किरचॉफ ने कहा था। अगला सवाल 70 नंबर, करंट वोल्टेज के बीच फेज अंतर 90 डिग्री, पावर फैक्टर कितना होगा, 0 होगा। निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि cos 90 और cos 90 का मान कितना होता है, 0। आगे देखिए सवाल, सीरीज परिपथ है जिसमें 120 वोल्ट पर 8 लैंप लगे हुए हैं 6-6 वाट के, प्रत्येक लैंप का प्रतिरोध कितना होगा। तो देखो प्रत्येक लैंप की वोल्टेज निकाल देना पहले। 8 लैंप लगे हुए हैं ना, तो प्रत्येक लैंप को 15-15 वोल्ट मिलेगा। तो V²/P कर दो, यानी 15 × 15/6, उत्तर आएगा 37.5 ओम, ठीक है। अभी पहले देखो 120 वोल्ट है, उस पर 8 लैंप लगे हुए हैं समान मान के, इसका मतलब प्रत्येक लैंप 15 वोल्ट रेटिंग का है। अब R = V²/P कर दो, उत्तर आ जाएगा आपका। और नेक्स्ट बात करेंगे 74 नंबर क्वेश्चन पर, क्योंकि ये अपना है, बाकी तो मैकेनिकल के ही लग रहे थे मुझे। जनरेटर का सवाल दिया कि उसमें 6 पोल है, 2 सर्किट है, वेव बाउंड आर्मेचर है, 250 चालक है, 1200 RPM है और प्रेरित विद्युत वाहक बल 600 वोल्ट है। उपयोगी फ्लक्स की गणना करनी है। देखो भाई, E बराबर क्या होता है, 5ZNP60A होता है, राइट। फ्लक्स निकालना है तो E × 60 × A में 5ZN का भाग ZNP का भाग दे देंगे। कैलकुलेशन करना दोस्तों, उत्तर आएगा 0.04 वेबर। कहीं कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल सा है। रैम किस में होती है भाई, देखो वैसे तो रैम होती है GB में, लेकिन यदि इसके अकॉर्डिंग बात करें तो बाइट्स में होती है, लेकिन होती वैसे बड़ी इकाइयों में है, यानी GB में, MB में होती है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करेंगे 77, हाँ ये साधारण सा ही वैसे करवा सकते हैं। इंटरनल हार्डवेयर निम्न में से कौन सा है। देखो प्रिंटर, LCD और मॉनिटर, ये सारे के सारे कौन से हैं, आउटसाइड यानी एक्सटर्नल है, बाहरी है। जबकि वीडियो कार्ड जो लगता है वो उसके अंदर ही लगता है, वो इंटरनल है उसका। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में घटक कौन से थे, तो वैक्यूम ट्यूब थी पहली पीढ़ी में, ड्रम वगैरह होते थे, वैक्यूम ट्यूब पहली पीढ़ी में थी, दूसरी में ट्रांजिस्टर आ गया था, इसी तरह से। और आगे सवाल पूछा कि वाट मीटर का प्रकार कौन सा नहीं है। तो वाट मीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डायनोमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये वाट मीटर के प्रकार है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिंपल नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो वाट मीटर है। एक ट्रांसड्यूसर जो वैद्युतिक सिग्नल को साउंड में बदलता है तो वो होता है माइक्रोफोन, ठीक है। कन्वर्टेड साउंड लेवल, साउंड को वैद्युतिक सिग्नल में बदलता है तो माइक होता है, जो अपन आवाज़ बोलते हैं उसको साउंड में पहले जो थी उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वो कन्वर्ट करता है।
और थर्मोकपल से संबंधित कौन है? थर्मोकपल से संबंधित 3 प्रभाव होते हैं, पेल्टियर, थॉम्सन और सीबेक। ये परटर्ब नाम का जो है ना ये नहीं है। और इन तीनों पर दोस्तों मैं डिटेल से एक वीडियो पहले डाल चुका हूँ। अभी वीडियो ये लंबा हो जाएगा, ज़्यादा इस पर बात कर नहीं सकते। आप पढ़ना ज़रूर, तीनों आपको मिल जाएंगे, बहुत सिंपल से हैं। विशिष्ट ऊष्मा की इकाई पूछी है तो BTU होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट बोलते हैं इसको, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और शीट मेटल के जो पतले किनारे होते हैं दोस्तों उनको हेम बोलते हैं, तीखे जो किनारे होते हैं ना उनको अपन हेम बोलते हैं। और याद रख लेना, सिंपल सा ये कर सकते हैं। कंप्यूटर का प्रकार कौन सा नहीं है? तो मैक्रो कोई कंप्यूटर नहीं था, मिनी, माइक्रो और मेन फ्रेम। और नेक्स्ट एक और जो था वो है सुपर कंप्यूटर। तो मैक्रो नाम से कोई कंप्यूटर नहीं था। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई पूछा है तो ओम मीटर जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है। कलर कोड दिया हुआ है दोस्तों, रेड, ग्रीन, ऑरेंज और गोल्ड। मान कैलकुलेट करोगे तो 27,000 ही आएगा। देखो 2 और 7 में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, रेड और ग्रीन का। तो ऑरेंज की 10 की पावर 3 होती है, 10 की पावर 3, तो 27,000 ओम ही उसका उत्तर बनेगा। आगे सवाल पूछा तो दोस्तों ये जो फाइल है ना, मोटे दांते होना देख लिया करो, बैक साइड से रस्प कट फाइल कहलाती है। याद रखो, चित्र को अपने दिमाग में रखो, सिंपल सा है, रस्प कट फाइल बोलते हैं इसको। 94 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे सीधा। मूल इकाई कौन सी है? तो अभी बताया था मैंने आपको, फंडामेंटल कौन सी है? लंबाई, द्रव्यमान और समय। इन सब के अलावा बाकी जितनी भी है ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं उनको। निम्न मान का प्रतिरोध नापने के लिए किसका उपयोग नहीं करेंगे? सीरीज ओमीटर का नहीं करते। बाकी केल्विन ब्रिज, वोल्टमीटर मेथड, ये सब अपन वहाँ पर यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE किट जो पैरों के लिए काम में लेंगे तो वो है गम बूट। गम बूट वाला जो है वो पैरों के लिए अपन काम में लेते हैं PPE। सदिश राशि पूछी है तो बल सदिश राशि में आएगा, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो। और फ्लेमेबल लिक्विड जो होता है उस पर ड्राई पाउडर काम में लेंगे। द्रव जो आग पकड़ लेते हैं, ड्राई पाउडर ही काम में लेंगे, सिंपल सा ही है। और आगे सर्किट की चालकता पूछी है, 120 वोल्ट पर 500 एम्पियर की धारा। देखो प्रतिरोध के लिए V/I होता है ना, तो चालकता के लिए I/V कर देना, सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा 4 पॉइंट। आगे देखिए दोस्तों, सवाल पूछा कि चित्र में दिखाए गए परिपथ में फेज अंतर कितना है। देखो 2 राशियां अपन को दिखाई है, I1 और I2, 2 धाराएं, जिनके बीच में ये फेज डिफरेंस अपन को यहाँ तक का दिखाया है ना। बड़ा साधारण सा है। कैसे फेज अंतर दिखाया है कि एक राशि जब अपने शिखर मान पर पहुंच गई तब दूसरी 0 पर ही है। तो ये जो डिफरेंस आता है ये π/2 का होता है। π/2 का मतलब 90 डिग्री का अंतर होता है। तो इन दोनों राशियों में फेज अंतर 90 डिग्री है और पावर फैक्टर 0 है इनका, कोई इनका पावर फैक्टर नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों। और आगे जो सवाल पर बात करेंगे वो है अपना 104 नंबर। ये न्यूमेरिकल है। एक मीटर जिसका प्रतिरोध 50 ओम है, 1 मिली एम्पियर पर FSD देता है, 2 एम्पियर हमें धारा नापनी है। बताइए शंट प्रतिरोध का मान कितना है। सबसे पहले n गुणक घटक निकालेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं पहले कई बार करवा चुका हूँ, इसलिए अब थोड़ा सा जल्दी में सोल्व करवाऊंगा। n गुणक घटक निकलेगा कि वह धारा जिसका अब मापन करना है और वह धारा जिसको हम पहले मापन कर रहे थे। ठीक है, जब आप देखेंगे तो ये आपका n गुणक घटक जो है वो कितना आएगा? 2000 आएगा। ठीक है, तो जब अपन शंट प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है मीटर का प्रतिरोध बटे n-1। n-1 करोगे तो 2000 में से 1 घटाओगे तो 1999 आएगा ना। तो इसको राउंड फिगर में एक बार 2000 ही रख लीजिए, कैलकुलेशन करके आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर आएगा 25 मिली ओम। साधारण सा है, पहले बहुत बार करवा चुका हूँ। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो व्हाट्सएप पर हमें इसको सेंड कर देना और कम्युनिटी टैब में भी इसको मैं डाल दूंगा, क्वेश्चन आपका वहाँ से कवर करवा दूंगा। CTPT का बर्डन पूछा है दोस्तों, तो ट्रांसफार्मर जो है वो VA में रेटिंग किया जाता है, वोल्ट एम्पियर में इसकी इकाई होती है हमेशा। बर्डन का मतलब होता है भार कैसे देते हैं, रेटिंग कैसे करते हैं, तो VA में इनकी रेटिंग होती है। और आगे सवाल पूछा कि N चैनल D टाइप मोसफेट जो है वो गेट सोर्स वोल्टेज के साथ ऑपरेट करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? इनहेंसमेंट मोड बोलते हैं इसको। और सबसे पावरफुल FET यही कहलाती है। इस पर कभी डिटेल से आपको क्लास दी जाएगी। आकृति में दिखाया गया सड़क का चिन्ह किस प्रकार का है? तो सीधी सी बात है, स्कूल या कॉलेज को संकेत करता है, ये सॉरी स्कूल को ही संकेत करता है। ठीक है, और जब भी इस तरह के बच्चे बैग लेकर दिखा रखा हो।
और नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार करवाया है और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो किसके होते हैं? तो कॉपर टंगस्टन मिश्र धातु के होते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन अगर स्टूडेंट का गलत होता है ना दोस्तों, तो बहुत बुरा लगता है यार, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने बार बार किए हैं। फ्लोरेसेंट लैंप सर्किट में चौक का काम पूछा है कि किसको प्रेरित करना है? तो स्टार्टिंग के लिए क्षणिक वोल्टेज बनाना काम है इसका, और धारा को नियंत्रित करना भी इसका काम है। धारा कंट्रोल करना तो ऑप्शन कहीं दिया ही नहीं, प्रेरित करना ही पूछा है, तो हाई वोल्टेज बनाता है ताकि अपना वो स्टार्ट हो सके। और शुद्ध प्रतिरोधी सर्किट का पावर फैक्टर पूछा है, तो शुद्ध प्रतिरोधी सर्किट का पावर फैक्टर इकाई होता है। अगर फेज अंतर पूछे तो 0 होता है, यानी करंट और वोल्टेज जो है वो इन फेज होती है। और ABC पूछा दोस्तों फर्स्ट एड का जो होता है ना उसमें, तो A का मतलब होता है एयरवे, B का मतलब होता है ब्रीदिंग यानी श्वसन क्रिया के लिए, और C का मतलब होता है सर्कुलेशन, यानी उसका प्रॉपर जो सर्कुलेशन है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। और ट्राइवोलेंट इम्प्योरिटी यानी 3 संयोजकता वाली अशुद्धि, तो इंडियम, गैलियम, बोरोन यही होती है। एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ, फास्फोरस ये जो है 5 संयोजकता वाली होती है। और आगे दोस्तों सवाल पूछा कि FPS का मात्रक कौन है? लंबाई में FPS का मात्रक कौन है? तो लंबाई जो है ये फुट में होती है, ठीक है। लंबाई जो होती है, एक तरह से 3 तरह की प्रणालियां देखते हैं अपन, MKS, FPS और CGS, ठीक है। तो ये लंबाई के ही होते हैं, ठीक है, मीटर में, फुट में और सेंटीमीटर में, 3 तरह की अपन इसको मेजरमेंट के लिए लेते हैं। आगे देखिए दोस्तों, सवाल पूछा अपन से ट्रांसफार्मर के बारे में कि एक ट्रांसफार्मर में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी और सेकेंडरी में 180 और 90 टर्न दिए हुए हैं, और इन वाइंडिंग का जो दोनों का रेफरेंस प्रतिरोध है वो 0.233 और 0.67 है। सेकेंडरी के संदर्भ में प्राइमरी का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। देखिए दोस्तों, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। सेकेंडरी और प्राइमरी को जब भी आप रेफ़र करते हैं ना, तो इसमें याद रखना पड़ेगा कि किसको रेफ़र करते हैं। अब देखो यहाँ पर सेकेंडरी के संदर्भ में पूछा है, यानी आप सेकेंडरी को रेफ़र कर रहे हो, तो फिर इसके लिए फॉर्मूला बनेगा N2/N1 का स्क्वायर, और इसमें आपको R1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी प्राइमरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप प्राइमरी को रेफ़र करते सेकेंडरी के लिए होता, तो फिर यहाँ पर N1/N2 होता और सेकेंडरी के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते। अभी देखो अपने जो सेकेंडरी की टर्न है वो 180 है और प्राइमरी के 90, इसको यदि कैलकुलेशन कर लें तो 2/1 बन रहा है। 2/1 की स्क्वायर इंटू ये जो अपने वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है 0.67, ठीक है। तो 4 इंटू 0.67 आएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0.268 ओम इसका अपना आंसर आ जाएगा। सिंपल सा उत्तर है, ध्यान रखें। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 124 नंबर दोस्तों, ठीक है। 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी 123 भी है, हाँ 123 नंबर क्वेश्चन ये है दोस्तों कि आइडेंटिफाई द फिगर गिवन इन बिलो। ये वर्नियर कैलीपर है भाई, एक इसकी पैरेलल लाइन चलती है और एक लाइन इसकी जो है वो स्केल पर लगती है, ठीक है। सॉरी वर्नियर क्या, जेनी कैलीपर है। और ITI का जब एग्जाम मैंने करवाया था पेपर, तो उसमें मैंने इसको बताया था, ठीक है। और अगला सवाल पूछा कि ओम के नियम का अनुपालन कौन करता है? तो सिंपल सी बात है, रजिस्टर करता है। FET, टनल डायोड और SCR ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है, इनको कोई मतलब नहीं है ओम के नियम से। और नेक्स्ट हमारा सवाल है कि ट्रांजिस्टर जो है वो किस प्रकार की डिवाइस है? लो करंट और लो वोल्टेज पर ऑपरेट होने वाली डिवाइस है ट्रांजिस्टर, क्योंकि इन्होंने पर्टिकुलर किसी ट्रांजिस्टर का नाम तो पूछा नहीं, इसलिए निम्न शक्ति और निम्न वोल्टेज पर, सॉरी निम्न करंट और निम्न वोल्टेज पर चलने वाली डिवाइस है। और आगे पूछा है कि दो असमान धातुओं को यदि अपन एक साथ जॉइंट कर देते हैं तो उनके जंक्शन पर जब अपन देखते हैं तो दूसरी सिर्फ क्या उत्पन्न होता है? तो उसको थर्मोकपल बोलते हैं। तापांतर के कारण उस पर EMF उत्पन्न होता है। दो भिन्न भिन्न धातुओं को अपन जोड़ देते हैं ना, एक तरफ जोड़ देंगे, दूसरी तरफ से ओपन रखेंगे, तो क्या होगा? उस ओपन सिरों पर वोल्टेज उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट सवाल पूछा है कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो होता है उसकी CMR वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कॉमन मोड रिफ्लेक्शन गेन बोलते हैं इसको। तो ये बहुत बड़ी होनी चाहिए, इकाई से काफ़ी अधिक ये होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल पूछा कि कौन सा चित्र आपको दिखाया गया है? ये सनी पैर थोड़ी सी देखो यहाँ से मुड़ी हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं बेंट स्निप। धातु की पतली चद्दर काटने के काम आती है, स्निप बोलते हैं, हिंदी में इसको कैंची बोलते हैं। इनकेंडिसेंट लैंप यानी उदीप्त लैंप का पावर फैक्टर पूछा है, तो इकाई होता है, क्योंकि ये प्रतिरोधी सर्किट में अपन इसको मानते हैं। अगला सवाल पूछा है कि एक लैंप की पावर की गणना करें,
जो 240 वोल्ट सप्लाई पर 0.42 एम्पीयर की करंट लेता है। तो P बराबर V इंटू आई कर देना, सिंपल सा ही है। कैलकुलेशन करोगे तो 100 वाट उत्तर आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए कितनी अच्छी किस्मत है कि क्वेश्चन रिपीट हो गया, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, कहीं कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, उत्तर आ जाएगा। कंप्यूटर बाह्य हार्डवेयर कंपोनेंट की पहचान करें, यानी बाहर जिससे जो हार्डवेयर है, देखो CPU, हार्ड ड्राइव और SMPS ये सब अंदर होते हैं, स्कैनर, प्रिंटर ये सब जो है ना ये बाहर होते हैं उसके, इन सब को अपन बाहरी या आउटर बोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन ये है, ध्यान से समझना भाई। सिंगल कोर फ्लेक्सिबल केबल है तो उसमें फेज कैसा होता है, फेज ब्राउन रंग का होता है, ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात पूछी है। और इस क्वेश्चन को मैं कहीं ना कहीं कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट करूंगा, आपसे ज़रूर इसके बारे में पूछा जाएगा। और आगे दोस्तों सवाल पूछा, तरल का pH मान कितना हो सकता है, तो 0 से 14 के बीच में होता है। ये तो सिंपल सा ही है, आप याद ही रखना भी, या तो 7 से कम होगा या 7 से ज़्यादा हो जाएगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। शॉर्ट सर्किट के दौरान प्रतिरोध पूछा है दोस्तों, वैसे तो 0 होता है लेकिन ऑप्शन नहीं दिया, तो बहुत कम ऑप्शन की ओर अपन इसमें जाएंगे कि बहुत ही कम होता है। और तापमान को किस में नहीं नापा जाता, तो ताप के 4 फॉर्मूले होते हैं, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर और डिग्री सेंटीग्रेड। एस जो है ये ताप का कोई पैमाना नहीं है। तो बस दोस्तों यही थे इस पेपर में आए अपने से संबंधित क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।